नमस्कार साथियों। मैं सुधीर ओबरॉय आपके अपने YouTube चैनल रॉय रिव्यू क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, ये क्लास क्लास 10th में होने वाले आगामी वर्ष में 2025 में बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चल रही है और प्रैक्टिस सेट का ये आज दूसरा क्लास है। हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस किए, उन पे आधारित कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। तो चलिए देखते हैं उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस पे आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। ये जो क्लास रहेंगे ना बाइलिंगुअल रहेंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस बताए जाएंगे, दोनों में लैंग्वेज का प्रयोग किए जाएंगे। तो बीएससी बोर्ड वाले के लिए भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए। चलिए देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, देखते हैं। ये सब क्वेश्चंस बता दिए गया था। क्वेश्चंस नंबर आपके पास क्वेश्चंस नंबर शायद 14 तक हो गए हैं और ये हम आगे देखेंगे। हैं जी, कंप्लीट है। हाँ, ये क्वेश्चंस नंबर 13 देखने वाले हैं हम लोग। कौन से क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चंस नंबर 13। क्वेश्चंस नंबर 13 कहा, युग्म समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 तथा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो बताएं कि इसका कैसा है, हल क्या होंगे? केवल एक हल होंगे, केवल दो हल होंगे, या अनगिनत हल होंगे, या कोई भी हल नहीं होंगे? तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट बताते हैं इसमें। बोर्ड का यूज होता है तो बोर्ड ले लेते हैं। देखिएगा, सपोज डेट दो गो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू जी। एक इक्वेशन ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तब आपसे, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चंस देखा, उन क्वेश्चंस पे आधारित से पूछेगा कि कैसा हल होगा। तो हल होने का कुछ शर्त है। इफ यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c। देखो, ये जो स्लाइड बता रहे हैं ना, इस स्लाइड से आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% फिक्स है कि एक ना एक क्वेश्चन फंसने वाले हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इस स्लाइड को इग्नोर नहीं करें, इस स्लाइड को ध्यान से देखें। तब अगर इस कंडीशंस में होता है, तब क्या होते हैं ना, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तब हल की संख्या हलों की संख्या अनगिनत होंगे। कैसा, कितना होंगे? अनगिनत, ब्रैकेट में अनंत, इन्फिनाइट। इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, then solution number of solution is infinite। then number of solution is infinite। तो हलों की प्रकृति कैसी होगी? अनगिनत होगी।
और इसकी जो ग्राफ बनेंगे इसको हम लोग युग्म को आश्रित कहेंगे। क्या कहेंगे? आश्रित। आश्रित युग्म है, आश्रित युग्म। ठीक है। और क्वेश्चंस ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आश्रित युग्म का हलों की संख्या कितनी होती है? आश्रित युग्म का हलों की संख्या कितनी होती है? तो आप मारिएगा अनंत, मारिएगा अनंत, या इस कंडीशन को फॉलो करेगा तब अनंत। और इसकी जो ग्राफ बनते हैं, ग्राफ में दिखाता हूं। ये आपके पास एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश, और ये आपके मूल बिंदु। ठीक है। जो ग्राफ बनेंगे ना वो पैरेलल होते हैं, अर्थात ये सपोज ऐसे कोई एक ग्राफ बना एक लाइन का, तो अगला लाइन भी इसी के होंगे, अगला लाइन भी इसी के होंगे। अर्थात इसकी जो ग्राफ बनते हैं, ग्राफ जो बनेंगे बुआ वो समपाती बनेंगे। समपाती ग्राफ कैसा बनेंगे? समपाती बनेंगे। तो इस स्लाइड से ध्यान से पढ़िएगा, इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। दो तीन कंडीशन है, मैं उन दो तीन कंडीशनों को बताऊंगा कि सबसे पहले अगर a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तो हल होंगे, वो हलों की संख्या जो होंगे वो अनंत होंगे, बहुत सारे हल होंगे। और इस युग्म को हम लोग जो कहेंगे, इस युग्म को हम लोग कहेंगे आश्रित युग्म। क्या युग्म कहेंगे? आश्रित युग्म कहेंगे। और इसकी जो ग्राफ बनेंगे ना वो संपाती ग्राफ बनेंगे। कैसा ग्राफ बनने वाले हैं? संपाती ग्राफ बनने वाले हैं। चलिए एक और सेकंड कंडीशन को हम लोग देखते हैं। आपके पास यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके पास ग्राफ दे दे, क्या दे दे? ग्राफ दे दे, और ओवरलैपिंग ग्राफ हो, एक इक्वेशंस अगले इक्वेशंस पे ओवरलैपिंग हो, मतलब कि सीधा ऐसी तरह से हो, ओवरलैपिंग एक दूसरे पे चढ़ा हुआ। तो वो जो ग्राफ रहेंगे और पूछेंगे बताओ इस ग्राफ को देखते हुए हलों की संख्या बताना। क्या करना? हलों की संख्या बताना कि हल कितने होंगे। तो आपको जब ओवरलैपिंग रहेगा तो ग्राफ हलों की संख्या अनंत। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दे आश्रित युग्म, क्या क्वेश्चन पूछेगा? आश्रित युग्म समीकरण जो बनेंगे उनका हल कितने होंगे, तो हलों की संख्या अनंत। सेकंड देखते हैं, सेकंड कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट, अब कंडीशन सेकंड देखो। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में क्या है? a1 बटा a2 इज इक्वल टू 1 बटा b नॉट इक्वल टू 1 बटा c। आगे का ये दो तो बराबर होंगे, आगे का ये दो बराबर होंगे, लेकिन पीछे का क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। आगे का जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 तो होंगे, तब पीछे का इक्वल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में हलों की संख्या और ग्राफ, और ग्राफ का क्या बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 हो, तब ग्राफ कैसे होंगे और हलों की संख्या कितने होंगे? तो इसमें जो होते हैं हलों की संख्या, हलों की संख्या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। हलों की संख्या के कितना होता है? होवे नहीं करता, एक भी नहीं होंगे, हलों की संख्या होंगे ही नहीं। और जो ग्राफ बनेंगे, और इसे हम कह देंगे विरोधी युग्म। क्या कहेंगे? विरोधी युग्म। क्या कहते हैं? विरोधी युग्म कहते हैं, विरोध करना, विरोधी युग्म कहते हैं। और इसकी जो ग्राफ बनेंगे ना वो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पैरेलल बनेंगे। अगर ये लाइन है तो इसी लाइन के पैरेलल ग्राफ, कहीं भी ये लाइन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब यहीं पे हम बता रहे हैं। ग्राफ इसका कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन जो लाइन होंगे वो पैरेलल होंगे। तो ग्राफ जो होंगे कैसे हो जाएंगे? समानांतर। ग्राफ कैसे होंगे? समानांतर, ये बात याद रखिएगा। का ग्राफ कैसे होने वाला है? समानांतर। क्या कहलाएंगे? विरोधी युग्म। हलों की संख्या नहीं होते हैं। कंडीशन ये,
A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग, और युग्म जो होंगे वो विरोधी युग्म होंगे, और ग्राफ जो होंगे पैरेलल होंगे। ग्राफ कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, यदि कोई यदि कोई समीकरण का ग्राफ जो है वो पैरेलल है, समानांतर है, तो कितने हल होंगे? जब वह समानांतर है तब कोई हल नहीं होंगे। हल तो ग्राफ से हल डिपेंड करते हैं ना, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की कितने पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, दो ग्राफ का, दो इक्वेशंस का कितने पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, अगर कितने पॉइंट मिलेंगे उतने उनके हल होंगे। तो इसमें बताओ, इन दोनों का ग्राफ में, इन दोनों का इक्वेशंस में कोई भी पॉइंट मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, अर्थात ये समानांतर है। जब समानांतर है तो जब मिलवे नहीं कर रहा तो हल कुछ ही होगा, हल होगा ही नहीं कंप्लीट। और इसमें देखो कितने पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये तो पूरे के पूरे मिल गए, ये तो एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, ओवरलैपिंग ही है आए, तो ये आश्रित हो गया, और हलों की संख्या अनंत हो गए। जब हलों की संख्या अनंत हो गए, मिलेगा सब गुण कब? मिलेगा एक दूसरे से सब गुण कब? जब उसकी टोटल गुण जो है वो मिलता जुलता हो। ठीक है, तो देखो टोटल मिल रहा है A1 बट्टा A2 जितना इसका है, उसका B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, टोटल मिल रहा है। तो ओवरलैपिंग, समान समानुपाती हम लोग बोलते हैं ग्राफ को, और आश्रित युग्म कहलाते हैं, और हलों की संख्या अनंत होती। इसी तरह से इस कंडीशंस में जो होते हैं वो पीछे से, और इसको याद रखना ना, भूल जाओगे तो ध्यान देना, पीछे से जब कोई मारे, या पीछे से कोई खंजर भोंके, पीठ पीछे भोंके, तो बचने की संभावना नहीं रही। तो ऐसे याद रख लेना, जब पीछे से मारे, तो पीछे से जब कोई खंजर भोंके तो बचने की जो संभावना होती है नहीं होती है, बचने की संभावना नहीं होती, पैरेलल मार देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आप याद रख सकते हैं। सेकेंड, अगर हम चलें सेकेंड कॉन्सेप्ट कंडीशन पे, तो सेकेंड कंडीशन देखिएगा, को नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन, सॉरी, थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2 या नथिंग, बराबर हो सकते या नहीं। तब हलों की संख्या केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल होंगे। और ये जो होते हैं वो कौन सी युग्म कहलाते हैं? अविरोधी, अविरोधी युग्म, अविरोधी युग्म। और इसकी जो ग्राफ बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। अब इस कंडीशंस को, अगर ये इक्वेशंस फॉलो करें, इक्वेशंस आपके पास दिए गए हैं, ये इक्वेशंस है, अगर ये इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करें तो उस रूप में हलों की संख्या केवल एक होंगे, और जो ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ, अच्छा एक बात मैंने हम आपको बताया कि ग्राफ जो होते हैं हलों की संख्या में उन डिपेंड करता है, जब ग्राफ में दो इक्वेशन कितना बार मिल रहा है इससे। तो बताओ कितना बार, कितना बिंदुओं पर मिल रहा है जिससे, तो इसका केवल एक हल होगा, मतलब कि एक बिंदु पे मिलेगा। जब ग्राफ एक बिंदु पे मिलेंगे तो वो ग्राफ होंगे कैसे? या ग्राफ ऐसे जाएंगे, ये इक्वेशन, तो उस पे एक ऐसे चल जाएंगे अगला इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट पे हो गए। ठीक, कहने का मतलब मेरा ओवरऑल क्या है कि जो ग्राफ बनने वाले हैं ना, वो ग्राफ जो बनेंगे बुआ, वो प्रतिच्छेदी बनेंगे। प्रतिच्छेदी बनेंगे। ग्राफ कैसे बनेंगे? प्रतिच्छेदी बनेंगे, मतलब कि इंटरसेक्टिंग एट ए वन पॉइंट। प्रतिच्छेदी बनेंगे मतलब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेंगे? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि यदि
ग्राफ में दो इक्वेशन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो बताएं हलों की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, अर्थात एक पॉइंट पे करते हैं, अर्थात उसकी हलों की संख्या एक होंगे। और जब हलों की संख्या एक होंगे तब उसको हम युग्म को कहेंगे अविरोधी युग्म। क्या कहने वाले हैं? अविरोधी युग्म। और उसकी कंडीशन जो होंगे आगे का नॉट इक्वल, ये दो आप कॉन्सेप्ट भूलोगे। कौन से? कंडीशन सेकेंड, कंडीशन थर्ड। आगे इक्वल रहता है तब क्या कहलाते हैं, आगे ना इक्वल है तब क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, आगे इक्वल है मतलब अगर कोई व्यक्ति आगे से हमला कर रहा है तो बचने की संभावना है। कितने टाइम्स बचने की संभावना? एक बार। यदि कोई व्यक्ति मान ले तो छुरा लेके भोंक रहा तो आगे से मारा तो पकड़ लेंगे। तो याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, एक आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो इस चीज को। तो आगे से मार रहा है तो एक पकड़ने की संभावना, एक बार बचने की संभावना। और यदि वो पीछे से कोई मार दिया, पीछे से अगर कोई मार दिया गोली से, बंदूक से, चाकू से या हमला कर दिया, तब पीछे से तब बचने की कोई संभावना नहीं है, अर्थात बचने की संभावना नहीं है। तो क्या हो गए? ग्राफ जो है समानांतर हो गए, युग्म जो कहलाएंगे विरोधी युग्म कहलाएंगे। ये हुआ इतना ही कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो, एग्जाम में हर बार 100% बोलते हैं कि ये स्लाइड से आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इस स्लाइड से आएंगे। और हम आपको बताएंगे भी आगे कि किस तरह से इसका क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कंडीशन दे देगा, कंडीशन दे देगा, हलों की संख्या पूछेगा, या हलों की संख्या दे देगा तो पूछेगा कैसा युग्म होंगे, या युग्म दे देंगे तो पूछेंगे कैसा ग्राफ होंगे, ग्राफ दे देंगे तो बोलेंगे हल कितने होंगे। इसमें हलों कंडीशन हो गया तो हलों की संख्या, विरोधी युग्म, ग्राफ। और इस तरह से अगर प्रतिच्छेदी होते हैं ग्राफ तब कितने हल होते हैं। तो ये जो स्लाइड देख रहे हैं तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कंडीशन चलो रिकॉल करते हैं एक बार में सारे को। Given are two equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second equation of this question a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then a condition of first a1 bata a2 is equal to c1 by c2 is equal to c1 bata c2। अगर तीनों इक्वल है तब हलों की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इनफिनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? बहुत तेज सारा हो गया। और जो ग्राफ बोलेंगे वो ओवरलैपिंग बनेंगे। ग्राफ कैसा बनेंगे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग बोले तो संपाती ग्राफ बनेंगे। और युग्म जो होंगे, पेयर जो होंगे, वो डिपेंडेंट कहलाएंगे, आश्रित कहलाएंगे एक दूसरे पे, डिपेंडेंट युग्म, आश्रित। और सेकंड कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। कोई भी हल नहीं होंगे यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो, परंतु c1 के बराबर नहीं होने पर हलों की संख्या नहीं होती है। और ये जो युग्म कहलाएंगे वो विरोधी युग्म कहलाएंगे। और ग्राफ जो इसका बनेंगे वो समानांतर ग्राफ बनेंगे, पैरेलल बनेंगे। कैसा बनेंगे? पैरेलल बनेंगे। तीसरा तीसरा कंडीशन क्या है आपके पास? a1 a1 by a2 is not equal to b1 by is not equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तब जो ग्राफ बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे? प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेंगे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेंगे। और इनके हलों की संख्या कितने होंगे? तो एक होंगे। तो नोट कर लीजिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या अन्य कोई स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये मोस्ट स्लाइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप लिख लीजिए, आप एग्जाम देकर आइएगा तो बोलिएगा कि यस सर जी इससे आया था क्वेश्चंस कि नहीं आया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बुआ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। ठीक है, तो हम आशा करेंगे। वैसे तो आपके पास ये चीज पहले से याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा, इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला। एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं नोट करने के बाद। क्वेश्चन से कि आपके पास
क्वेश्चन से युग्म समीकरण ए एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे कितना मान लेते हैं, कुछ नहीं था एक, कुछ नहीं था एक, और ये इक्वेशन, तो देखो 1/1/2 इज क्या इक्वल है, 2/4, और ये क्या है, इधर जब आ जाएंगे तो माइनस में 4 जाएंगे जी, 4 चल जाएंगे, और इधर आ गए तो 8। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे 1/2 भी तो 1/2 हो गए। अब मैंने बताया था ध्यान से कि a1/a2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू c1/c2, तो अनंत हल होंगे, कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और जो फॉर्मूला था a1/, लेकिन जब इधर हम इधर आ जाएंगे तो ये माइनस में चल जाएंगे, कितने में चल जाएंगे, माइनस में, तो ये तो -1/2, ये तो इक्वल है, लेकिन पीछे का इक्वल है नहीं, पीछे से ये दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात पीछे से इक्वल नहीं होने पे क्या हो जाएंगे, का बचने का कोई चांस है नहीं, कोई हल नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझते हुए प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी तरह से आपको ये प्रैक्टिस सेट चलेंगे। यदि बहुपद इतना इतना के शून्यक और एक दूसरे के व्युत्क्रम में तो b का मान, मैंने शून्यक का कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में फर्स्ट वीडियो में बता दिया हूँ, तो यहाँ पे भी जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी क्या हुआ है, तो इनके अगर शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, ओके, अल्फा और बीटा है या बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक, तो शून्यकों का योग बराबर और शून्यकों का गुणनफल, ये क्वेश्चन, -b/a और c/a होते हैं, क्या होते हैं, -b/a और c/a होते हैं, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा ना, ये टोटल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बोला शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब अल्फा, तो अगला शून्यक 1/अल्फा, ठीक, मान लेते एक शून्यक मैंने इसका अल्फा माना, तो एक शून्यक इनका अल्फा 1/अल्फा, शून्यकों का अगर हम कर ले शून्यकों का गुणनफल, अगर हम कर लें शून्यकों का गुणनफल, गुना कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यहाँ पे तो बीटा 1/x है, यहाँ पे बीटा क्या है 1/x है, 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होंगे, अल्फा अल्फा कट गए, एको का गुणनफल कितना आ गए, एक, एको का गुणनफल कितना आ गए, एक। अब यहाँ पे देखते हैं इस अकॉर्डिंग टू इस कॉन्सेप्ट से कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, गुणनफल बराबर क्या होते हैं, c/a, सी, इसमें सी कितना है, -b है, यहाँ पे सी जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और इसमें कांस्टेंट माइनस में भी है, तो यहाँ पे इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये माइनस का बी है, और बट्टा ए कितना है, एक, ए कितना है, एक, और अपने पास गुणनफल आया कितना है, एक, अर्थात b इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस का एक, b इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस का एक, b इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस का एक,
ध्यान से देखिएगा स्लाइड को। और बी नंबर ऑप्शन कहाँ है जी? ये भी है। एक बी नंबर -1, बी का ही मान पूछ रहा तो बी का मान -1। देखिएगा क्या किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन का योग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता? b/a। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इनका एक मान लिए अल्फा, तो व्युत्क्रम बोला कि व्युत्क्रम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शून्य क्या है? व्युत्क्रम है एक दूसरे के, 1/अल्फा। इन दोनों का प्रोडक्ट किए तो अल्फा अल्फा कट गया एक, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आ गया? एक। लेकिन अगर वास्तविकता रूप से किया जाए कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होते हैं, तो c/a होते हैं। और इस इक्वेशन में जो दिया हुआ -b दिया हुआ, क्या दिया हुआ? -b दिया हुआ, तो -b, और इसमें a है ही नहीं, तो एक है। a जो होते हैं वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक होते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, इसलिए एक। ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें a यहाँ है तो a यहाँ ले ले, नहीं। a इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जो भी गुणांक रहेंगे, जो भी गुणा में रहेंगे, उसको हम a कहेंगे। b इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x, b जो हम कहेंगे x का गुणांक, एंड c इज कांस्टेंट, और c कोई नंबर रहेंगे समथिंग, ठीक है। तो इसमें अगर b हम पूछ दें कि इसमें बताओ b कितना है, तो b जो होंगे इसमें a हो जाएंगे। और इसमें अगर a पूछ दे तो a एक हो जाएंगे, और इसमें हम c पूछे तो -b हो जाएंगे। तो b बाय -b/a, c/a होते हैं। की जगह अब क्या है? -b, तो -b/1, और इक्वल टू अपने पास गुणांक आया था एक, एक रखें तो इक्वल टू -1, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का क्वेश्चन है कि सेमी सर्कल क्वेश्चन से द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज, द एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज। चलिए सेमी सर्कल का कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। देखो ये कोई सर्कल है, ये कोई क्या है? सर्कल है। सपोज डेट ये क्या हो गया आपके पास? सर्कल हो गया, और ये सेंटर होंगे, केंद्र। चलिए ये हो गए सेंटर आपके पास, और ये सर्कल। तो ये जो हम सेंटर से, जब हम डायमीटर्स हम बोलते हैं, डायमीटर्स जीवा, तो जीवा जो होते हैं जब बीचों बीच से गुजरता है तो डायमीटर कहते हैं। और इससे आपके पास इस पे बना कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री। आप कहीं भी खींच लो, से तो मिला लो, भी 90 डिग्री का होंगे, से कहीं भी मिला लीजिए ये भी 90 डिग्री का होंगे, तो कहीं भी मिला लीजिए बुआ। अब मिलाने के बाद ये भी 90 डिग्री का होंगे। तो सेमी सर्कल में जो हम, जब हम व्यास से की सरकम सेंटर, सरकमफ्रेंस में परिधि पर जब खींचते हैं और रेखा बनाते हैं, कोण करते हैं, तो वह कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री का बनता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि कितने डिग्री। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट और इस स्लाइड से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं। इस स्लाइड से भी एग्जाम के बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहेंगे द क्वाड्रिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 has no real roots if। आपके पास दिया गया है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां
ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए के बराबर 0 नहीं हो, तब के मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे। किस कंडीशन पे? आपके पास सीधा कंडीशन पूछा गया। चलिए कंडीशन चलते हैं, ध्यान देते हैं। कंडीशन को भी नोट कीजिएगा, 2-3 कंडीशन है तो बताएंगे, और इससे भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे। क्या स्लाइड दिख रहा है? हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट था? रूट का। ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जी, आपके पास ये दिया गया है। क्या? और जैसा कि आप लोग जानते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई स्क्वायर। एक समझो तो किसी भी द्विघात समीकरण का एक्स का वैल्यू निकालने का ये एक ब्रह्मास्त्र है। यदि कोई भी प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट विधि, लुप्तीकरण विधि, जो भी विधि से आप गुणनखंड फैक्टर्स, जो भी विधि से आप अगर एक्स का मान निकालते हैं, और यदि उस सारे एक विधियां अगर फेल हो जाए तो एक्स का मान इससे आप निकाल लो, बन जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे। इस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है। और इस ये जो सूत्र दिए थे, धराचार्य जी, धराचार्य जी, ये जो सूत्र दिए हैं श्री धराचार्य जी ने दिए हैं, इसलिए इन सूत्र का नाम है धराचार्य जी का सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र। ये आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं पूछने वाले, लेकिन इससे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसी में हम ध्यान देना, इसी में थोड़ा सा देखना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होते हैं ना, को हम लोग बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। इसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, और डी मतलब होते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी का अर्थ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में बोलते हैं विवेचक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और इंग्लिश में इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी, और हिंदी में इसको विवेचक बोलते हैं, विवेचक या विविक्तर। ये भी याद रखिएगा, विविक्तर भी इसको कई जगह बोले जाते हैं। तो इनके जो रूट्स होते हैं, इनके जो मूल होते हैं ना, रूट्स, मूलों की प्रकृति, मूल जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की जो प्रकृति होती है ना, वो डी पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? डी पर निर्भर है। डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? डी पर डिपेंड करते हैं। स्लाइड से पढ़ना है, इस स्लाइड से बहुत अच्छा क्वेश्चंस बताएंगे एग्जाम में, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चे नोट्स करते हुए चलिएगा, इसको मिलाते हुए चलिएगा, कंप्लीट से देखिएगा इसको किस प्रकार से करते हैं। तो यदि कंडीशन इसमें देखिएगा, इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी को हम लोग क्या कहते हैं? बी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से। क्या है? बड़ा है 0 से। नोट करते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे कि डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू डी ग्रेटर देन 0, तब मूल जो होंगे क्या हो जाएंगे? मूल वास्तविक और असमान होंगे। तब इस कंडीशन में जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो अनइक्वल एंड द नेचुरल, वास्तविक मूल, वास्तविक और
असमान, असमान होंगे। ठीक है, वास्तविक और असमान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान, अनइक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन डी, अर्थात विवेचक, विवेचक जो होंगे जीरो से बड़ा होंगे। विवेचक क्या होंगे? जीरो से बड़ा होंगे। तब इनके जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे? मूल जो हो जाएंगे ना, मूल जो होंगे वो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। इस कंडीशंस में जो डायरेक्ट निकालने वाले हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी, राइट। क्या तरह से कंप्लीट? नोट करते हुए चलिए, जो भी बच्चे हैं नोट करते हुए चलेंगे। प्रत्येक मूल, इवरी रूट्स, इवरी रूट्स ऑफ इक्वेशंस, प्रत्येक मूल में लिखेंगे तो प्रत्येक है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी बाई 2a हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। नोट कर लिए कंडीशन से? यदि इफ डी इक्वल टू विवेचक के बराबर हो, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। विवेचक किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। तब इनके जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान होंगे, और क्या हो जाएंगे? इक्वल। मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक और समान। और इस कंडीशंस में इवरी रूट, इवरी रूट्स ऑफ इक्वेशन, प्रत्येक मूल जो द्विघात समीकरण का होंगे वो माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, याद रखिए माइनस बी बाई 2a हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस बी बाई 2a हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन, कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड देखना। कंडीशन थर्ड क्या? यदि टी जो होंगे वो जीरो से छोटा हो जाएंगे, जीरो डी क्या हो जाएंगे? जीरो से छोटा हो जाएंगे। तब क्या इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर माइनस लेस देन जी, अर्थात इस ज्यादा डी आ जाएंगे, तब इनका मूल होगा ही नहीं। मूल नहीं होंगे, को समझने के लिए आप ये चीज समझ सकते हैं। यदि हम माइनस बी लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट रखेंगे, और डी, डी जो है वो माइनस में आ जाएगा। डी क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो अब डी जो माइनस में आ जाएगा या जीरो के बराबर, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा बोले तो, जीरो से छोटा बोलने के मतलब क्या? -1 -2 -3 समथिंग 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 इन्फिनिट। जीरो से छोटा तो वही होगा कि माइनस में चल जाना है। तो इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, संख्या कहते हैं। तो इसका जो रूट से जब बाहर निकलेगा ही नहीं माइनस में, तो अर्थात इसका मूल नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना, मूल नहीं होंगे। ये तीन कंडीशंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे। ये जो स्लाइड आपको बताया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस, इससे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। आपके यहाँ पे तीन कंडीशंस बताए हैं, चलो हम लोग यहाँ पे रिकॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो सबसे पहले एक्स का मान निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करेंगे। ये करने पे जो होंगे वो द्विघात समीकरण का क्या होंगे, एक्स का मान निकलेंगे, रूट का मान निकलेंगे। इनकी जो रूट की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों की प्रकृति, हिंदी में बोले तो मूलों की प्रकृति, इंग्लिश में बोले तो नेचर ऑफ रूट्स, इसकी कैसी जो प्रकृति होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डी पर डिपेंड करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड की एग्जाम में कि द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन में रहेंगे ए बी या फिर माइनस बी, या रहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। और हिंदी में इसको हम विवेचक या विविक्तर कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें भी तीन कंडीशन वो हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी तीन कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि यदि 0 से बड़ा हो डी, 0 से बड़ा हो डी, या हम कह सकते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल जो होंगे, जो रूट्स होंगे वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे बट अनइक्वल। रियल तो होंगे बट अनइक्वल, यहाँ पे ध्यान रखिए, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल, रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अगर डी जो होंगे 0 के बराबर होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब जिसका जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल एंड क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, और इस अगर डी जो होंगे 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा, डी लेस देन 0, तब मूल नहीं हो, क्या होंगे, मूल नहीं। ये कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके दिया गया कि वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल नहीं है अर्थात क्या हो जाएंगे कि जो डी जो होंगे वो 0 से छोटा हो जाएंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछा गया था, आपके पास याद होगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट, if alpha and beta are the roots of equation 2x square minus x minus 6, if alpha and beta are the roots of the equation 2x square minus x minus 6 is equal to 0, then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to what? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसके जगह क्या आएंगे। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के 0 के बराबर है, तो मूल तो कि 0 के बराबर मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट जो भी है सीख चुके हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। इस चीज को आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लोगे तो अल्फा अल्फा कट गए मतलब बीटा, प्लस बीटा बीटा कट गए मतलब अल्फा। मतलब ऊपर में आप देख रहे हो ये तो शून्यक है, तो शून्यकों का योग बटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग अल्फा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा सेम बात है, और शून्यकों का गुणनफल। तो आप यहाँ पे ध्यान देना को जो शून्यकों का योग जो होते हैं वो हम क्या बता चुके हैं, माइनस बी वाई ए। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। ओके, और ये चीज तो ये से ये कट गए, बचे आखिर क्या, माइनस बाई सी, माइनस बी बाई सी। और इस इक्वेशन में माइनस बी कितना है, 1, माइनस बी कितना है, बी कितना है 1, लेकिन यहाँ पे तो माइनस दिया गया। और सी कितना है 2, सॉरी सी कितना है माइनस का 6, माइनस बी, बी कितना माइनस का 1 है, माइनस का 1। हमने बता चुका बी जो होते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो होते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक,
और बी जो होते हैं वो सिर्फ एक्स का गुणांक होते हैं। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना, -1, तो -1 लिख लिए। और क्वेश्चंस में माइनस भी बचा हुआ तो माइनस आगे लगाना होगा। और सी कितना है, -6, तो ये कितना होगा, 1/-6 प्लस हो गया, तो माइनस में 1/3 क्या समझ में आया। इसको ये देखिए आपके पास -3, 4 और 11, 18 का कौन सा पद जो होंगे वो क्या होंगे, 21वां पद होंगे। मतलब इसी तरह से अगर ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चले, एपी चले, द टर्म्स ऑफ 21 द 21 टर्म्स ऑफ एपी -3, 4, 11, 18 डॉट 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 इच, मतलब कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 21वां पद क्या होंगे, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 21वां पद क्या होंगे। यहाँ तक हमने जो भी बात सीखे ये बताया, क्वेश्चन की संख्या भले ही कम है, प्रैक्टिस सेट में भले ही कम करा रहे हैं कि मुश्किल से 10 क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चंस से जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट निकल रहा है वो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण आपके जो क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन है पर डे में वो कम होते हैं, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्टिव भी आएंगे, ये तो सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, ये आपका सब्जेक्टिव भी आएंगे, तो सब्जेक्टिव की सॉल्यूशन भी आराम से करेंगे। और जितने भी सब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे आपको। तो ये प्रैक्टिस सेट इसी तरह से अभी चलेंगे, हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे। और ये जो एक है ना, ये प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर ही है, और प्रीवियस ईयर पे ही क्वेश्चंस लिया गया, इस पे आधारित इसको सॉल्यूशन कराया जा रहा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।